आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्लास 12th जो सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। तो जो चैप्टर है हमारा दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के एमसीक्यू से। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज। तो ऑप्शंस है ए वेरिएशंस, बी हेरिडिटी, सी रिजेंबलेंस एंड डी इनहेरिटेंस। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ हेरिडिटी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो G.J. मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। जो अल्टरनेट फॉर्म होती है किसी भी जीन की उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए अल्टरनेट टाइप, बी रिसेसिव कैरेक्टर, सी डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डी एलील। तो जो ऑप्शन डी है कि जो भी अल्टरनेट फॉर्म होती है किसी भी जीन की उसको हम लोग बोलते हैं एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन। तो जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन्स होते हैं वो कहाँ उन पर लोकेटेड होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस है ए वाई क्रोमोसोम, बी 13th क्रोमोसोम, सी एक्स क्रोमोसोम एंड डी 21st क्रोमोसोम। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होते हैं। तो जब भी हम लोग उनको लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि एक्स सी। तो ये जो सी मीन्स कि जो जीन्स है कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो किसके साथ लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम के साथ। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन्स विच कंट्रोल्स मैनी करेक्टर्स इज कॉल्ड। तो उस जीन्स को क्या बोलते हैं जो बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास कोडोमिनेंट जीन्स, बी पॉलीजीन्स, सी प्लियोट्रोपिक जीन्स एंड डी मल्टीपल जीन्स। तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी प्लियोट्रोपिक जीन। तो प्लियोट्रोपी हमने एक फिनोमिना पढ़ा था। प्लियोट्रोपी मीन्स मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए जीन, कि जो एक जीन के जो मल्टीपल इफेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी। तो जो प्लियोट्रोपिक जीन्स होंगे वो बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो हमारे ऑप्शन है ए लिंकेज, बी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सी क्रॉसिंग ओवर एंड डी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो है हमारे पास ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो हम लोगों ने देखा है कि जो डाउन क्रोमोसोम होता है इट इज़ ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। मीन्स कि जो 21st क्रोमोसोम होता है हमारा उसके साथ हमारे पास एक उसकी ट्राइसोमी होती है। तो मीन्स कि जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो नॉर्मली जो हमारी डिप्लॉइड सेल्स होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में हमारे पास कितने होंगे, 47 क्रोमोसोम। की जब म्योसिस होगी तो इसमें क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा और एक तरफ जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो एक क्रोमोसोम कम होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया इज ए तो बताना कि सिकल सेल अनीमिया किसकी वजह से होता है। तो हमारे ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, सी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस एंड डी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो जो सिकल सेल अनीमिया है इट इज़ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स
अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके बाकी के जो क्रोमोसोम्स होंगे उन्हें हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, जबकि जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये किसके कारण होता है? इट इज़ ड्यू टू HbS जीन्स। तो जो HbS जीन्स हैं वो हैं हमारे ऑटोसोमल। ठीक है, तो जो HbS जीन है सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो किसके कारण होता है? इट इज़ ऑटोसोमल, इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जब हमारे पास एक इस तरह की कंडीशन आएगी HbS या HbS, जब दोनों ही हीमोग्लोबिन के लिए HbS जीन्स होंगे तो वो कोज करेंगे सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। अगर हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन होगी HbS एंड HB, जो कैसी है? एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो इस कंडीशन में सिकल सेल अनीमिया नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेल जो अनीमिया के जो जीन्स हैं उनको ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, और HbS जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइडी कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाई। तो हमारे ऑप्शन है कॉल्चिसिन्स, बी इनब्रीडिंग, सी लाइन ब्रीडिंग एंड सेल्फ पोलिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी हमने पॉलीप्लॉइडी प्रोड्यूस करनी है आर्टिफिशियली, पॉलीप्लॉइडी मीन्स की जो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास डिप्लॉइड है, हमने क्या बनाने हैं? ट्रिप्लॉइड बनाने हैं, टेट्राप्लॉइड बनाने हैं, पेंटाप्लॉइड बनाने हैं, या फिर हमने हेक्साप्लॉइड बनाने हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को जब हमने क्या करना है, उसकी पॉलीप्लॉइडी करनी है, तो उसके लिए हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और वो जो केमिकल है वो है हमारे पास कॉल्चिसिन केमिकल। ठीक है, तो कॉल्चिसिन को पॉलीप्लॉइडी के लिए यूज़ करते हैं इन आर्टिफिशियल कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज़ ड्यू टू। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो हमारे ऑप्शन है 1X एंड 2Y क्रोमोसोम, ऑप्शन बी 2X एंड 1Y क्रोमोसोम, ऑप्शन सी 1X ओनली, एंड ऑप्शन डी 1Y क्रोमोसोम ओनली। तो हमें पता है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें हमारे पास जो कंडीशन होती है उसमें हमारे पास 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। 47 क्रोमोसोम मीन्स 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, तो उसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम होता है। तो जो क्रोमोसोम होगा उसमें एक X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो 44 क्रोमोसोम हमारे पास ऑटोसोम्स होंगे और एक X और Y क्रोमोसोम होगा इन नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, बट इन केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें क्या होगा? हमारे पास 44 प्लस 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होगा और Y, तो इसलिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम। तो नॉर्मली कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। तो इस केस में हमारे पास क्या, एक 2X क्रोमोसोम होंगे और एक Y क्रोमोसोम होगा। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोटाइप इज। कैरियोटाइप क्या होता है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट विच इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज ऑफ ए लिविंग organism, option B all organism possessing the same type of chromosomes, and option C division of nucleus, and option D none of the above। तो जो कैरियोटाइप क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी क्रोमोसोम की किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के हम लोग क्रोमोसोम का जो कम्प्लीमेंट होता है, जो सेट होता है, उसको ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग कैरियोटाइप बोलते हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। तो जैसे हम लोग अभी देखेंगे कि
तो जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम का कम्प्लीमेंट है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो मेल और फीमेल में क्या है कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम हैं, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब भी हम लोग कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं क्रोमोसोम की, उसके हम कैरियोटाइप बोलते हैं। तो इट इज़ द क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट विच इज़ स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज़। तो हर स्पीशीज़ का, जितने भी हमारी स्पीशीज़ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनका एक अपना क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट होता है। उनके जो क्रोमोसोम्स का जो पैटर्न होता है वो सभी का डिफरेंट होता है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैरियोटाइप बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व। तो जो म्यूटेशन होती है, जो पॉइंट म्यूटेशन होती है, वो क्या इन्वॉल्व करती है? तो हमारे ऑप्शन है ए इंसर्शन, बी चेंजेस इन सिंगल बेस पेयर, सी डुप्लीकेशन एंड डी डिलीशन। तो ये जो हमारे क्या है म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन है, बट हम लोग बात करें पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि इसमें जो सिंगल बेस पेयर है, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो सिंगल बेस पेयर का मतलब है कि जैसे हमारे पास क्या है, ये डीएनए का हमारे पास सीक्वेंस है, सी जी जी सी 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 जी 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 टी ए। तो किसी एक सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी? हमारे ऑप्शन है लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी वेलिस एंड ऑप्शन डी ह्यूगो डी वेरिस। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है हमारा ह्यूगो डी वेराइस। ठीक है, तो ये हमारे जो ह्यूगो डी वेराइस हैं जिन्होंने प्रपोज की थी म्यूटेशन थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस है ए हीमोफीलिया, बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी थैलेसीमिया एंड ऑप्शन ई टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये हमारे जो हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। ठीक है, और ये जो टर्नर सिंड्रोम है, इट इज़ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इट इज़ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ई, ये हमारा सही जवाब रहेगा, आंसर है, दैट इज़ टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इन मैन इज़ ड्यू टू। तो हीमोफीलिया जो डिजीज़ है वो किसके कारण होता है? इट इज़ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन, ऑप्शन ई सेकेंडरी नॉन डिस्जंक्शन। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया को भी हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ एक्स एच। ठीक है, तो मीन्स कि जो हीमोफीलिया के जीन्स है वो किसके साथ लिंक्ड है? एक्स क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है, इट इज़ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि एक्स जो है वो क्या हमारा एक सेक्स क्रोमोसोम है, तो इस सेक्स क्रोमोसोम के साथ हीमोफीलिया के जीन्स लिंक्ड है। तो ये हीमोफीलिया क्या है? एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, inheritance of a flower color is an example of incomplete dominance which is seen in। तो हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए फ्लावर कलर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा फ्लावर है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एंटीरिनम, बी पाइसम, सी सोलेनम, ऑप्शन डी हिबिस्कस एंड ऑप्शन ई बैम्बू। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है दैट इज़ ऑप्शन ए एंटीरिनम, जिसको हम लोग डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं किसके लिए? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंटीरिनम
two plants with pink flower were hybridized. The F1 plant produced red, pink, and white flowers in the proportion of 1 red, 2 pink, and 1 white. What could be the genotype of two plants used for the hybridization? Red flower color is determined by RR and white by r जीन्स। तो इसमें हम लोग बात करें कि जो एंटीरिनम हमने अभी पीछे क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। तो इसमें हम लोग एक फ्लावर लेते हैं जो पिंक कलर, जिसमें पिंक कलर के फ्लावर हैं, उनको जब हम लोग हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी उसमें रेड, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर आएंगे 1:2:1 रेशो में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो प्लांट लेंगे, पेरेंट जो प्लांट होंगे हमारे, ठीक है, तो उनके लिए जो जीनोटाइप होगा, ये पिंक कलर के फ्लावर है, तो पिंक कलर जो होता है एंटीरिनम में, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसके लिए हमारे पास जो जीन्स होंगे दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हमारे पास पिंक फ्लावर है, ये पिंक फ्लावर है। ठीक है, तो इनकी हम लोग जब क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आ रही है तो क्या है वो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रेड। स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? पिंक को। और स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो रेशियो है हमारे पास रेड, पिंक और वाइट फ्लावर का रेशियो है 1:1। तो हमें यहाँ पर बताना कि व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द टू प्लांट्स यूज फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हमने दो प्लांट लिए, तो इनका इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो हमने ये दो प्लांट लिए, तो इनका जीनोटाइप क्या है? तो इनका जो जीनोटाइप है वो है हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये है एंटीरिनम या जो डॉग फ्लावर होते हैं, फ्लावर के सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रॉस इन विच एन ऑर्गेनिज्म शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद ए रिसेसिव पेरेंट इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप इज कॉल्ड। तो हमारे ऑप्शन हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें हम वन करैक्टर जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें हम लोग टू करैक्टर्स कंसिडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राउंड एंड येलो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सिर्फ एक टाइम में एक ही करैक्टर स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट की हाइट। ठीक है, और इसमें हम लोग दो करैक्टर स्टडी कर रहे हैं, और एक होता है बैक क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो भी हमारा रिसेसिव पेरेंट होता है उस जो F1 जो रिसेसिव जो F1 जनरेशन होती है उसको हम लोग रिसेसिव या किसी भी पेरेंट के साथ जब हम लोग उसका बैक क्रॉस करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं कि जो F1 जनरेशन होती है उसका हम लोग क्रॉस करते हैं विथ रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि F1 को जब हम लोग क्रॉस करते हैं किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप इट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट फ्लाई Drosophila melanogaster was found to be very suitable for experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Morgan and his colleagues because, तो हमारे ऑप्शंस हैं it reproduces parthenogenetically, option B a single mating produces two young flies, option C smaller female is easily recognizable from larger males, and option D it completes life cycle in about 2 week। ठीक है, तो मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई करने के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है उसको क्यों
चूज़ किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा कि इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई है, अपना लाइफ साइकिल जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट कर लेती है। इट टेक्स अबाउट 2 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक। तो कौन सी कंडीशन जो है मोनोसोमिक होती है। ठीक है, मोनोसोमिक ऑप्शन है हमारे पास 2n+1, ऑप्शन बी 2n+2, ऑप्शन सी n+1 एंड ऑप्शन डी 2n-1। तो ऑप्शन डी जो है वो होता है हमारे पास 2n-1, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसोमिक। ठीक है, तो जब कई बार क्या होता है कि एक क्रोमोसोम क्या होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोसोमिक। तो मोनोसोमिक में क्या होगा कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होगा उसमें से एक क्रोमोसोम लेस होगा। ठीक है, तो 2n+1 को हम लोग बोलेंगे ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी में क्या होगा, एक एडिशनल क्रोमोसोम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 46+1, तो इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। इसमें क्या होगा 46-1। ठीक है, 2n+2 इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी में क्या होगा कि इसमें पूरा ही एक क्रोमोसोम का पेयर जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे वो 48 हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन मोनोसोमिक मतलब एक क्रोमोसोम लेस है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटिकेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉसिंग ऑफ। ट्रिटिकेल किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, किसकी बीच क्रॉसिंग करके प्रोड्यूस की जाती है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्हीट एंड राई, ऑप्शन बी व्हीट एंड मेज, ऑप्शन सी व्हीट एंड बार्ले एंड ऑप्शन डी राई एंड मेज। ठीक है, तो जो ट्रिटिकेल है, ठीक है, तो ट्रिटिकेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉसिंग बिटवीन द राई, ठीक है, राई को बोलते हैं सीकेल सीरियल, एंड ट्रिटिकम। ठीक है, और जो ट्रिटिकम है, ठीक है, ट्रिटिकम बोलते हैं व्हीट को। ठीक है, जो टेट्राप्लॉइड व्हीट है, ठीक है, इन दोनों के बीच क्रॉसिंग करके जो है ट्रिटिकेल जो है वो प्रोड्यूस की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, व्हीट एंड राई के बीच में क्रॉसिंग करके ट्रिटिकेल बनाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना इन विच एन अलील ऑफ वन जीन सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन इज नोन एज। तो उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे जिसमें क्या होता है कि एक जीन जो है वो सप्रेस करता है एक्टिविटी दूसरे जीन्स को। तो इसका सिंपल आंसर है एपिस्टेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, द अल्टीमेट बायोलॉजिकल यूनिट विच कंट्रोल हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। ठीक है, जीन इज द अल्टीमेट यूनिट, ठीक है, विच कंट्रोल द हेरिडिटी। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो जीन से मिलकर के बने होते हैं। तो अल्टीमेटली जीन ही है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म आर। ठीक है, 11, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 44 एंड ऑप्शन डी 45। तो जो स्पर्म है ह्यूमन स्पर्म, उसमें जो ऑटोसोम्स का नंबर, ठीक है, तो ऑटोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके, एक्स और वाई क्रोमोसोम को छोड़ करके बाकी के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन बॉडी में टोटल क्रोमोसोम है 46, ठीक है, 44 उसमें ऑटोसोम्स हैं और एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है वो एलोसोम्स है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन स्पर्म, तो ह्यूमन स्पर्म क्या है, गैमीट है। तो गैमीट में क्या होंगे, हैप्लॉइड नंबर, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा गैमीट में वो कितना होगा ऑटोसोम्स का, इट इज़ 22। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ
लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन द ई कोलाई इज, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप बताना है ई कोलाई में, ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसमें नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 4 एंड 7। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1। तो ई कोलाई में जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म कैरी बोथ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 22A मीन्स ऑटोसोम्स XY एंड सम स्पर्म्स डू नॉट कैरी एनी सेक्स क्रोमोसोम मीन्स 22A प्लस O का मतलब इसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इफ़ दी स्पर्म्स फर्टिलाइज नॉर्मल एग्स 22A plus X, what type of genetic disorders appear among the offspring? सपोज हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है कि एक में क्या है कि दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट है गैमीट में, ठीक है, स्पर्म में, और एक स्पर्म में क्या प्रेजेंट है कि उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ओनली ऑटोसोम्स है। अगर वो नॉर्मल एग के साथ, ठीक है, तो ये जो एग का जो क्रोमोसोम है उनके साथ वो फर्टिलाइज करेंगे तो कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो अपीयर होगा। तो वो कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हैं? तो सपोज 22A प्लस XY, ठीक है, इसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम है। ये नॉर्मल जो हमारा है 22 प्लस X, ठीक है, तो जब आपस में ये फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, स्पर्म है ये हैप्लोइड है, ये फर्टिलाइज करेंगे तो ये बन जाएंगे 44 ऑटोसोम्स प्लस 1 एडिशनल X क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हम लोगों को ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन जो है दिस इज़ द कंडीशन ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि 22 ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है। जब वो क्रॉस करेगा किसके साथ? 22 नॉर्मल स्पर्म के नॉर्मल एग के साथ, फीमेल गैमीट के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ 44 ऑटोसोम्स प्लस XO, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि एक सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है, तो टोटल इसमें क्या होगा, इसमें रहेंगे 45 क्रोमोसोम, और क्लाइनफेल्टर में कितने आ जाएंगे, एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाएगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 47। और इस केस में हमारे पास क्या होगा कि एक सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 45 होगा। तो ये कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में तो एक ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर है, दैट इज़ टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ऑफस्प्रिंग में हम लोगों को कौन सा डिजीज़ देखने को मिलेगा, डिसऑर्डर देखने को मिलेगा दैट टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक क्रोमोसोम लेस होगा, और दूसरा हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें हमारे पास एक एडिशनल X क्रोमोसोम होगा। तो ए राइट आंसर है। तो पार्ट 1 में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में। तो इसमें हमारे पास जो इस चैप्टर से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 50 क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए तो हम लोग इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।